चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्वेश्चन नवी का, जो कि आपका हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ, सेट ए का बताने वाला हूँ। इसके अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। इससे पहले मैं आपको सेट बी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको हिंदी का सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कि आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देखते हो कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021 और 22 इनके फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होगा आपका, तो 5 मई को पूछा जाएगा। उसमें से आपके 90 to 95% इसी में से आपके क्वेश्चन फंसने के चांस हैं, क्योंकि मॉडर्न प्रश्न पत्र से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। इसलिए एक बार अंत तक वीडियो को जरूर देखना। मॉडर्न प्रश्न पत्र का आपको सेट फर्स्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जो कि आपका हिंदी ए का है। क्या है कि तो विषय हिंदी ए का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और पूरा आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और सामान्य निर्देश इस प्रकार से आपके दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्नों की जो कुल संख्या रहने वाली है वो आपके 40 रहने वाली है। इनके 40 × 1 इक्वल आपको कितना होता है, तो इनके 40 × 1 इक्वल आपका होता है 40। देखिए एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलने वाला है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन कर आपको वही लिखना होगा। तो अंत वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर खंड का जो आपका होगा वो आपका आपठित बोध होगा। क्या होगा? आपठित बोध होगा। यानी कि आपका अनसीन पैसेज आपके सामने दिया जा रहा है, उसे आपको पढ़ना है। फिर इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ पर करा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के सही विकल्प आपको चयन करना होगा। तो आपको जो भी यानी गद्यांश दिया जाए पहले आपको ध्यानपूर्वक उसे पढ़ लेना, क्योंकि गद्यांश में ही आपके आंसर छिपा हुआ होता है। यहाँ पर कहा है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा यानी बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देती हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही हैं। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण यानी समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो आपको इनके सभी क्वेश्चन इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है वो इसी पैसेज के आधार पर लिया गया है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, या फिर आपका महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, या फिर आपका नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर क्या है ये भी आपको देखना है कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, या फिर आपका महापुरुषों की यानी कि याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको कौन से त्यौहार हैं, तो महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले जो त्यौहार हैं वो हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड वाला यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से है कि सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या होता है, उसमें निहित अच्छे विचारों को यानी पूरे समाज में फैलाना। धार्मिक प्रचार और प्रसार, या फिर आपका अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, या फिर आपको समाज को भ्रमित करना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाने, यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक आपको देना होगा नव वर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, या फिर आपका त्योहारों का महत्व, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर त्योहारों का महत्व देना है। क्या देना है? तो त्योहारों का महत्व में त्योहार के बारे में इसमें चर्चा की जा रही है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से है कि उमंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? खुशी, या फिर उल्लास, या फिर आपका देशभक्ति, या फिर सरोवर। तो आपका जो उमंग होता है उस शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? उनका होता है उल्लास, इनका खुशी होता है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं फिलहाल कि आपको उल्लास लगा देना है, वही आपका 110% राइट हो जाएगा। सेकंड वाली की बात नहीं, यहाँ पर क्या है निर्देश, इनकी यहाँ पर निर्देश में क्या दिया रहा है कि प्रस्तुत यानी कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। मैं जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, यानी सोचकर के वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे इनकी यहाँ पर कह रहा है सप्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई
हुई सी वह मुझे गोद में बिठा करती थी। नाज नखरों को भी मैं वो मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छिपाया करती थी। यहाँ पर कह रहा है छठा वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो उसको माँ की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? तो माँ की याद आ रही है। इनके ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नाज नखरे उठाना यानी कि यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या प्रेम करना या फिर हर तरह की इच्छा पूरी करना या फिर आपका इन्हें शरारती बनाना या फिर नाजुक बनाना। तो आपका क्या आ जाएगा? नाज नखरे उठाना यानी कि हर तरह की इच्छा पूरी करना। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। 8वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? जल्दी जल्दी दूध पियो या फिर आपका दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे या फिर आपका बेटा मेरा शेर बनेगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ना कि बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो आपका क्या कहती थी माँ कि बेटा मेरा शेर बनेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन पैसेज से लिए जाते हैं वो आपके काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी पैसेज में ही उसका आंसर छिपा हुआ होता है, इसलिए आपको ध्यान में रख लेना है। 9वें क्वेश्चन की बात है कि कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? उसका मजाक उड़ाती थी या फिर उसे डरपोक समझती थी या फिर आपको उसे डांटती थी या फिर उसे ममता भरी आंचल में छुपा लेती थी। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट है। क्या है कि अपनी अपनी ममता भरी आंचल में उसे छुपा लेती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात में कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक आपको देना होगा। तो आपका क्या है कि माँ का प्यार है या फिर आपका माँ का आंचल है या फिर आपका माँ की ममता या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से हम सभी को ही चुन सकते हैं क्योंकि शीर्षक तो ये सभी बन सकते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये सभी ही शीर्षक हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात यहाँ पर खंड खा जो आपका होता है वो आपका व्याकरण का होता है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा व्याकरण का भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यानी कि 11वें क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे कह रहा है जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उससे क्या कहते हैं? तो शब्द से पहले की बात हो रही है इसलिए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। उप का क्या होता है? मतलब होता है उप का मतलब पहले और सर्ग का मतलब लगा हुआ यानी पहले लगाकर, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग आ जाएगा। यदि यहाँ पर बाद का पूछा जाता तो आपका प्रत्यय आता। नेक्स्ट बात नहीं कि सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सुनारिन प्रत्यय क्या होता है? बाद में होता है। तो सुनार का क्या होता है? तो सुनार में आपको इन यहाँ पर जोड़ा गया है। सुनार में आइन नहीं बल्कि आपका इन जोड़ा गया है या फिर आपका आई जोड़ा गया है या फिर आपका इन जोड़ा गया है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ सुनार फिर उसके बाद आपका क्या जोड़ा गया है? सुनार आइन तो नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा? तो सुनार इन, यानी कि ऑप्शन में आपका सी वाला राइट जाएगा। डी में भी आपका इन ही है फिलहाल कि आपको सी वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख देना या फिर डी लगा दीजिए, कोई सा भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही में इन लगाया जा रहा है। नेक्स्ट बात यहाँ पर आकाश का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची आपका गगन होता है। क्या होता है? तो गगन होता है। और पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। धरती का क्या होता है और आग का क्या होता है? आपको ये सभी ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 14 की, यहाँ पर कह रहा है कि सीता आम खाती है वाक्य में ने उपसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा? सीता ने आम खाया, यहाँ पर कह रहा है ने उपसर्ग ने परसर्ग के प्रयोग से, परसर्ग है यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यदि यहाँ पर सीता यहाँ पर ने आ जाता यानी कि सीता यहाँ पर वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से यदि परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा? तो यानी सीता ने आम खाए या फिर आपका सीता ने आम खाया, सीता आम को खाती है या फिर आपका सीता से आम खाया नहीं जाता। तो आपका आ जाएगा सीता ने आम खाया, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 की बात यहाँ पर कराए 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण क्या होता है? जो कि उसकी विशेषता बताता है। 4 लीटर दूध है तो क्या है? तो दूध जो है तो वही आपकी उसकी विशेषता है। 4 लीटर दूध है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा विशेषण इसमें कौन सा दिखा रहा है। तो 4 लीटर है तो आपको सिंपली यहाँ पर देख लेना है क्या है? तो दूध है। फिलहाल की उसकी जो विशेषता है वो क्या है? तो आपकी दूध है, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर आपको वाक्य भेद बताना होगा। राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार वाक्य ने यहाँ पर सरल वाक्य है तो नहीं, सरल वाक्य तो ये नहीं है। संयुक्त वाक्य है फिर मिश्र वाक्य है फिर उपवाक्य है तो आपको ये कमेंट्स में लिखना होगा। फिलहाल की ये सरल वाक्य तो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट बात ने कि मोहन ने कहानी सुनाई और मोहन
और सोहन हंसने लगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताना होगा। यह क्या है तो आपको ये क्या है तो आपको एक संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 18 की, इस प्रकार से कि 9 2 11 होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पर क्या है, 2 यानी 9 2 11 होना के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेईमानी, बेईमानी करना तो नहीं। क्या खड़े रहना तो नहीं। भाग जाना, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की बात करें कि लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदलने पर विशेषण क्या प्रभाव डालेगा? लड़कियां अच्छी हैं, फिर आपका लड़के अच्छी हैं, फिर आपका इनकी लड़कियां अच्छी हैं, लड़की अच्छी है, या फिर लड़की में अच्छाई है। यहाँ पर कह रहा है विशेषण पर क्या प्रभाव डालेगा? तो लड़के अच्छे हैं, यही आपका ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विशेषण पद के द्वारा किसी विशेषता बताई जाती है, उससे क्या कहते हैं? विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण नहीं, विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशेष से कहते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट की बात करें तो खंडगा जो आपका होगा वो पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा, आप बखूब ही जानते हैं। आपको यहाँ पर देख लेना है निर्देश यानी प्रत्युत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कवे कवे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया करने में नहीं, योग वैराग में खोजी हुए तो तुरंत ही मिले हों, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। क्वेश्चन 21 आपके सामने आ चुका है कि प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर कबीर दिखा रहा है, इसलिए आपको कबीर ही लगा देना है। क्या लगाना है? कबीर दास। इनके ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं कि मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कवे कैलाश में। तो क्रिया कर्म है वैराग, तो आपको क्या आ जाएगा? क्या धन को? तो बिल्कुल नहीं। क्या प्रसिद्धि को? तो नहीं। ऐश्वर्य को या फिर आपका ईश्वर को? तो आपका आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, ईश्वर को ढूंढ रहा है। वैराग का मतलब क्या होता है? विरागी, वैराग या फिर विहार या फिर आपका विराजमान होता है। तो क्या होता है? आपको यहाँ पर लिखना है फिलहाल कि विरागी होता है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम लिए गए हैं? काबा और काशी, या फिर आपका मक्का और कैलाश, या फिर आपका काबा और कैलाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर लिए गए हैं। काबा और काशी लिए गए हैं, या फिर आपको यहाँ पर कह रहा है यानी मक्का और कैलाश लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मुको को ढूंढने में बंदो तेरे पास में, ना तो देवल ना मस्जिद, ना कावी कैलाश में। तो आप यहाँ पर काबा और कैलाश लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? तो काबा और कैलाश लिए गए हैं, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर वी वाला ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का आपको इनके सही विकल्प आपको चयन करना होगा। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर इनकी याद, इस पर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। तो हाँ, ऑप्शन आपका पहला वाला ही बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? मछलियाँ, हंस, मगरमच्छ, मनुष्य। मानसरोवर की बात हो रही है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो मछलियाँ ही लगा देना है। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो क्या कहाँ हुआ था? तो 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ, इन काशी में हुआ था। फिर 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 28 है, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन सा है? कि बीजक है, साहित्य लहरी है, या फिर काव्य रसायन है, या फिर आपका रामायण है। तो आपको पता होगा कि बीजक क्या है, तो किसकी है? तो रवि कबीरदास जी की जो रचना है वो बीजक है, काफ़ी ही फेमस है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे क्या है कि पंखा, यानी यहाँ पे क्या है, पखी का क्या अर्थ है? लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, सगुण निर्गुण, या फिर पक्ष विपक्ष होता है। पक्का पखी कह रहा है यहाँ पर, तो कौन सा होगा? तो आपका पक्ष विपक्ष हो जाएगा। इनके ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अपने संसार को किसके समान बताया गया? हाथी के समान तो नहीं, कुत्ते के समान नहीं, चींटी के समान या फिर नहीं, आपका बिल्ली के समान या फिर नहीं। तो आपका कौन सा इसमें से जवाब होगा, आपको वो लिखना होगा कमेंट सेक्शन में, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले की, यहाँ पर क्या है, निर्देश प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, पूरा का पूरा पैसेज अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, छोटी सी लड़की रात को दोनों के क्या खिला कर जाती थी, तो आपको इससे पढ़ लेना है। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर पढ़कर दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि आज दोनों के सामने फिर वही सूखा
सूखा यानी भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह से यहाँ पर मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वहाँ यहाँ भी किसी सज्जन के पास यहाँ पर क्या सज्जन का वास है। लड़की यहाँ पर क्या भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता यहाँ पर आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के यहाँ पे प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम के विद्रोह भरा हुआ था। तो आपको 31 क्वेश्चन जो आपको इस प्रकार से हुआ। छोटी सी लड़की रात को यानी दोनों को क्या खिला जाती थी। आपका रोटियां या फिर भूसा या फिर चोकर या फिर आपका खल्ली है तो आपका आ जाएगा भूसा। क्या खिलाया करती थी, तो भूसा खिलाया करती थी। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 32 की कि लड़की के पिता का नाम क्या था। गया था, झुरी था या फिर भैरव था या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको गया या फिर आपका झुरी या फिर भैरव, तो आपको लिखना है तो भैरव हो जाएगा। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। उसे स्नेह करती थी तो नहीं। उसे मारती थी तो हाँ, ऑप्शन में आपका बी वाला राइट हो जाएगा। उसे घर से बाहर निकालती थी या फिर उससे बात नहीं करती थी। ऑप्शन में आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होंगे कि दोनों बैलों को बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। वे दिन भर जाते जाते और डंडे खाते थे। तो हाँ, ऑप्शन में आपका पहला वाला ही बिल्कुल राइट है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। प्रेमचंद है, राहुल सांकृत्यायन है, जावेद हुसैन, चंपावली हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर ए वाला लगा देना है, प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट बात ने कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थीं। चौड़ी या फिर चौगी या फिर चौंगी। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा कि लेखक गलत यहाँ पे गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। तो आपको यहाँ पर मील, 1.5 मील या फिर एक मील, 2 मील, 3 मील आपको लिखना होगा। शेखर यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक